बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़ोया अमजद। प्रोग्राम टुडे विद कहलू के साथ खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ के रिसेंटली जो इंटरव्यू उन्होंने कंडक्ट करवाया उसके बारे में। इंटरनेशनल मीडिया पे ये इंटरव्यू कंडक्ट किया गया, लेकिन इसके कंडक्ट होने के बाद ख्वाजा आसिफ से इस किस्म के उस दौरान सवालात पूछे गए, इतने हार्ड क्वेश्चंस किए गए कि वो इन सवालात का बोझ उठा नहीं पाए, वो अपने ही जवाबात को टैकल नहीं कर पाए कि वो किस तरह से इसके जवाबात दें। अगर दूसरी जानिब बात करें पाकिस्तान की और अमेरिका की कि इन दोनों के रिलेशनशिप किस तरह से बिल्डअप हो रहे हैं, तो एक बहुत पॉजिटिव जेस्टर है। जैसे कि कल व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात करके आए डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जेस्टर है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आने वाले दिनों में बहुत पॉजिटिव साइंस इससे नजर आ सकते हैं। आज हम इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमाद कहलू साहब, सीनियर तज्जियाकार, और राना तनवीर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले हमाद कहलू साहब, आपसे बात करते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने बतौर वज़ीर दफ़ा जो ये इंटरव्यू दिया है, ये जो इंटरनेशनल मीडिया पे, आप क्या समझते हैं कि ये कैसा पॉइंट ऑफ व्यू रहा पाकिस्तान के लिए? जोया, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि टोटल डिज़ास्टर। तो ख्वाजा साहब को थ्रैश कर दिया ना, तो जैसे वो कहते हैं नहीं, वो गंदम की वो कटाई होती है तो उसके बाद वो थ्रैशर होती है जो उसको बिल्कुल पीस कर दाने अलग कर देती है और भूसा अलग कर देती है, तो उसको थ्रैश कर दिया वो मेहंदी साहब ने। तो वो बड़े टॉप क्लास किस्म के रिपोर्टर हैं, अल जज़ीरा में उन्होंने काम किया है। तो ख्वाजा साहब ऐसे मुँह उठाकर उनके सामने जाकर बैठ गए सीधे ही। तो ख्वाजा साहब को जब उन्होंने पकड़ा है तो उन्होंने पहला सवाल ही ख्वाजा साहब से ये किया कि आप फार्म 47 की पैदाइश हैं, आप उसकी वजह से मेंबर बने हैं। ख्वाजा साहब ने इनकार किया, उन्होंने वीडियो चला दी। उसके बाद फिर ख्वाजा साहब अपने पाँव पे खड़े नहीं हुए और ख्वाजा साहब जो है वो गिरते चले गए। 50 फुट का कह लें गज की कब्र खोद कर जो है वो उन्होंने उसको उसमें दफन किया ख्वाजा आसिफ को। असेंबली में बड़ी ये बढ़ के मारते हैं, किसी को कहते हैं ट्रैक्टर ट्राली है, कोई पिंगवन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कुछ शर्म कुछ हया। और इस बंदे का जो ना, ही इज़ अ लूज कैनन एक्चुअली दिस ख्वाजा आसिफ। तो इसने गवर्नमेंट को बड़ी जगहों पर इसने जो है एम्बेरस किया है, और एम्बेरसमेंट करने में इसका कोई सानी नहीं है इस बंदे का। ये अभी ये इसके आप बयान चेक करें, ये उस वक्त भी ये जो लड़की थी वो हमारी स्काई न्यूज़ की, उसके सामने भी बहुत जलील हुआ था जब ये इसने उसको इंटरव्यू दिया था, और इसको बड़ा पाकिस्तान को बड़ा इसने ऑकवर्ड पोजीशन पे खड़ा कर दिया था। तो बोलना इनको घर के किसी साफ़ी को ये इंटरव्यू देते नहीं है, और मुंह उठाकर चला गया उधर। तो उसने फिर इसकी वो क्या कहते हैं पंजाबी में ऐसी मंजी ठोकी है कि अब हर तरफ इसकी जो है वो जिल्लत हो रही है। इसको चाहिए कि इस्तीफ़ा दे और घर जाए। ये किस किस्म का वज़ीर दफ़ा है। अच्छा राना साहब, अब आपकी तरफ आते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो ख्वाजा आसिफ की बॉडी लैंग्वेज थी वो इतना लड़खड़ा किस बात पे रहे थे? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक मेन चीज़ होती है जिससे हम बात अपनी अच्छे तरीके से कन्वे कर पाते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ही उनका साथ छोड़ चुकी थी। आपका क्या ओपिनियन है इस बात पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बंदे में कॉन्फिडेंस उसी वक्त आता है जब बंदा फॉर्म 47 के ऊपर ना आया हो। बंदा जब मेरिट के ऊपर आया हो और मेरिट के ऊपर काम कर रहा हो, तो बॉडी लैंग्वेज खुद ही बंदे को बता देती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके अल्फाज का साथ देती है। फिर अगर आप मिल मिलाकर किसी के साथ आए हों और विनर बने हों और फिर वज़ीर दफ़ा भी बन जाएं, फिर ऐसे ही होता है जो उसके साथ हुआ है। और वो ये बात पहली दफ़ा नहीं हुआ, वो पाकिस्तान के मीडिया को नहीं फेस करते, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया का क्या फेस करना था। और वो डिज़ास्टर हो गया जैसे कालू साहब ने कहा जी उनके साथ। अच्छा कालू साहब, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और लोगों का पब्लिकली बहुत ज़्यादा इस पे सवाल उठ रहे हैं, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उस पिक्चर में पीछे शमा जुनेजो नाम की एक खातून नज़र आ रही थी, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि ये तो इनकी बैकग्राउंड अगर निकाल के देखा जाए तो ये इनकी हिस्ट्री कुछ हो रहा है, लेकिन अब ये पाकिस्तान के डेलीगेशन में दिखाई दे रही है। इसकी क्या रीज़न है? और ख्वाजा आसिफ ने तो उसको एक्सेप्ट करने से भी इनकार कर दिया कि उनको नहीं पता ये सब। देखिए, जो बोलना जो है ना वो हमारे नून लीगियों का पुराना पेशा है, और ये 90 की दहाई में 80 की दहाई में अभी रह रहे हैं, जागते नहीं हैं। ये इनको बड़ा जगाया है, इमरान खान ने भी बड़ा बेचारे ने इनको जगाया इनकी जिल्लत रसवाई कर करके, लेकिन ये बंदे बात छोड़ते नहीं है पुरानी। वो कह रहे हैं जी मुझे पता नहीं ये खतून कौन है, शमा जुनेजो। यूएनओ में जब वो डिलीवर कर रहे थे स्पीच तो उनके वो पीछे बैठी थी, उनके बाएं जाने पीछे बैठी हुई थी वो। तो वो कहता है जी मुझे नहीं पता ये कौन है। तो अब उसकी तस्वीरें जो है वो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि जिसके साथ वो खड़े हैं, तस्वीरें पहले की उतरी हुई हैं। वो मरीम नवाज शरीफ साहबा के साथ खड़ी हैं, वो वज़ीर आज़म एक्स हमारे जो नवाज शरीफ साहब उनके साथ खड़ी हैं। तो ये झूठ बोलना इनका कह लें कि एक पेशा है।
अवाम को सच्ची बात इन्होंने कभी बतानी नहीं होती, ये इनका तरीका कार है। ख्वाजा साहब अब कह रहे हैं जी मुझे नहीं पता, वजारत दफा कहती जी मुझे नहीं, हमें नहीं पता कि वो कौन थी, वजारत खारजा कहती कि हमें नहीं पता वो कौन थी। और लेकिन ये जो SOPs हैं ये वजारत खारजा की उनको पता होता है, उन्होंने भेजना होता है, वही वीज़ा जो है वो लगवाते हैं। उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था शमा जनेजो के पास, वो प्रो इसराइली औरत है, और उसका जो कह रहे हैं कि उसकी जो काबिलियत है वो ये है कि वो गालियाँ निकालती है ट्विटर के ऊपर बैठ के नून लीग के मुखालफों को। ये उस औरत की सिर्फ क्वालिफिकेशन है, और वो प्रो इसराइली है, इसराइली लाबी के लिए वो काम करती है। और ये उठाकर उसको ले गए मुंह उठाकर ऐसे ही। तो उस शमा जनेजो का बैठना UNO में और एयरफोर्स 1 पे बैठ के जाना, और फिर ख्वाजा आसिफ की ये जो अभी उन्होंने बोंगी मारी है बहुत बड़ी इंटरव्यू में, नवाज शरीफ का जो विजिट था वो बड़ा अच्छा था और वो बड़ा पॉजिटिव था, उसका उन्होंने कुंडा करके रख दिया है इन दोनों विजिट ने। हमाद साहब, आपने जैसे अभी कहा कि वो प्रो इसराइली हैं, लेकिन अगर इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो वो शरीफ खानदान के बहुत क्लोज नजर आती हैं, मोस्टली पिक्चर्स भी शेयर की गई हैं, तो पहले क्यों नहीं इस चीज़ पे सवाल उठाया गया? देखिए जो उनको तो दिया हुआ इन्होंने, ये तो ऐसे मैंने कहा ना कि झूठ बोलना इनकी गुठी में शामिल है। इन्होंने उनको जो है वो तमगा दिया हुआ है, तमगा पता नहीं बसालत है कि पता नहीं तमगा कौन सा उसको दिया हुआ है, तो ये ऐसे झूठ मारते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये शरीफ खानदान को ये सोचना चाहिए कि जो लोग इनके साथ हैं उनमें कुछ थोड़ी बहुत तो सच्चाई होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो उनमें इंसानियत होनी चाहिए। तो ख्वाजा साहब उनको ले गए, ख्वाजा साहब के साथ है, ख्वाजा साहब कहते मुझे नहीं पता ये कौन है। तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि ये वो प्रो इसराइली औरत है और वो बहुत एक्टिव है, ट्विटर के ऊपर गालियाँ निकालती है हर एक किस्म को, वो बुशरा बीबी को फाशा कह रही थी। सो दिस इज रियली नॉट अ नॉर्म एक्चुअली, लेकिन ये होता है हमारे माशरे में कि जो ज़्यादा गालियाँ निकालता है, इमरान खान का भी यही था कि वो भी उसको बड़ा पसंद करता है और नून लीग वाले भी उसको बड़ा लाइक करते हैं जो ज़्यादा गालियाँ निकालता है। अब आपकी क्या ओपिनियन है इस बात पे कि वो पाकिस्तानी डेलीगेशन में किस तरह से आई? ये ख्वाजा की पहले भी बात किया, ख्वाजा आसिफ साहब इसी तरह की बोंगियाँ मारते रहते हैं जी। ख्वाजा आसिफ को जब वो जहाज़ में बैठ के उधर गई है, डेलीगेशन की लिस्ट जो फहरिस्त थी उसमें उसका नाम था, अब वो उधर बैठी है। अब ख्वाजा साहब को ट्विटर के ऊपर जाकर उसके क्या बयान देने की ज़रूरत थी कि वो आपको नहीं पता, आप वज़ीर दफ़ा हैं, आप पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा हैं और पाकिस्तान को अमेरिका में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कोई एक अपनी पर्सनल तौर पर तो नहीं गए हुए, आप पाकिस्तान की वजह से गए हैं। आपको ये बात सोचनी चाहिए, ये बात लिखते हुए ये बात सोचनी चाहिए थी कि आया मैं ये पर्सनली तौर पर मैं लिख रहा हूँ या मैं पाकिस्तान को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपको ऐसी बात नहीं लिखनी चाहिए थी कि ये औरत किधर से आ गई है। भाई आपके साथ जहाज़ में बैठ के गई है, आपके साथ गई है, लिस्ट में फहरिस्त में उसका नाम था, अब वो डेलीगेशन में बैठी है, आपका पर्सनल गराज है उसके साथ, तो आप पर्सनली तौर पर उसको कोई बात कहते, तो ये पाकिस्तान के लिए बदनामी की बात थी, ऐसे नहीं करना चाहिए था ख्वाजा साहब। अच्छा कालू साहब, जो इमरान खान से मुतालिक क्वेश्चंस किए गए उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज से कुछ अर्सा पहले ख्वाजा आसिफ तब ने एक वीडियो क्लिप में कहा कि इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो इंडिया से हैंडल किया जा रहा है, लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो अपने जेल सेल से खुद ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो मतलब उनके जो बयानात हैं वो प्रूफ भी सामने है, लेकिन वो हमेशा अपने बयानात से हट जाते हैं, तो ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन पे एक तमाचा नहीं है? मैं कहा ना कि जिसको टोटल टस्कराफी थी ये जो की गया ख्वाजा साहब के साथ हुई है, तो इसी बात पे तो उसने उसको पकड़ा है कि आप कह रहे हो कि वो इंडिया उसको ऑपरेट कर रहा है, जो हैंडलर इंडिया है इमरान खान के ट्विटर अकाउंट का। तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा जी आप क्या समझते हो कि ही इज़ नॉट पैट्रियोटिक, यही क्वेश्चन था। तो ख्वाजा उस पर बम्बल कर रहा था, कभी कुछ कह रहा था कभी कुछ कह रहा था, लेकिन ख्वाजा साहब को मेरे ख्याल में खुद भी पता नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं। कल साहब ये जो दौरा रहा अमेरिका का पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का, इससे रिलेटेड आप क्या समझते हैं कि अब अमेरिका और पाकिस्तान के क्या मफादात हैं आगे आने वाले दिनों में इतने? क्योंकि रिसेंटली अगर हिस्ट्री देखें निकाल के तो अमेरिका समझता था पाकिस्तान को दहशत गर्दों की पनाहगाह, तो अभी ये बहुत पॉजिटिव जेस्चर डेवलप हो रहा है, क्या मकसद है इसके पीछे? ये बड़े बड़े कहने हमारे सहाफ़ी हज़रात, बड़े इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट और बड़े तजिया नगार ये टामा कटोइयाँ सब मार रहे हैं कि इसमें असल में है क्या, लेकिन ये पता किसी को नहीं है कि उधर क्या बेचा है और क्या ख़रीदा है। तो हमें नहीं पता, क्योंकि अमेरिकन पहले इनकी बात को लीक कर देते थे जोया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ इस दफ़ा इनकी किसी बात को वो लीक नहीं कर रहे। ये एक हिंच है जो सहाफ़ी भी लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं। अंदर की जो बात है ये कहते हैं ये 3 बातें हैं जिसकी वजह से अमेरिकन जो है इनको जो है वो लोरी दे रहे हैं। एक तो ये है कि वो कहते हैं जी कि इसराइल का जो कि मतलब इब्राहिम अकॉर्ड है उसको
आप जो फॉलो करें मान लें। दूसरा अफगानिस्तान की जो बिग्राम एयर बेस है उसको वापस लाना है। तीसरा वो हमारे मिनरल हैं जो पता नहीं 20 साल में निकलने हैं। ट्रंप तो वैसे मर चुका होगा उस वक्त जब तक हमारे वो मिनरल लाएंगे। पता नहीं बात असल में है क्या, अंदर की बात ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, या ये लोग जो गए हुए थे हमारे उधर लीडरान, इनको पता होगा या ट्रंप को पता होगा। अब ये जो अमेरिका का और ईरान का मसला है ये काफ़ी पुराना मसला है और गुज़िश्ता दिनों में जंग भी हुई इसी बात पे, लेकिन अभी पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे बिल्डअप हो रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान अमेरिका और ईरान को लेके चल सकते हैं? आने वाले दिनों में कोई मसला सॉर्ट आउट होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल, ये पाकिस्तान का बड़ा पुराना है जी। पाकिस्तान दोनों मुल्कों को साथ साथ लेकर चलने में पाकिस्तानी गवर्नमेंट का और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का इनको बड़ा तरीका है दोनों मुल्कों को साथ साथ लेकर चलने का। यानी ये अमेरिका को भी और ईरान को भी। अगर साथ बात की जाए चाइना की भी, तो ये देखें अभी पाकिस्तान का जब आर्मी चीफ विज़िट करके आए थे अमेरिका का, ट्रंप के साथ मुलाकात, आते ही चाइना चले गए थे। तो ये बात चाइना के साथ भी उन्होंने लेवल रखा हुआ है और अमेरिका के साथ भी रखा हुआ है। इसी तरह ईरान, और अभी वापस आए थे उसी वक्त ईरान का प्रेसिडेंट भी आ गया था विज़िट करने पाकिस्तान का, उसने भी विज़िट किया था। और वो यही बात है कि पाकिस्तान उस वक्त पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ था आसिम मुनीर साहब उधर खाना खा रहा था ट्रंप के साथ, और ईरान की जो पार्लियामेंट थी उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ईरान उसी वक्त जो अब छोटा बच्चा कहा जाता है इसराइल को अमेरिका का, और अमेरिका ने उसका साथ भी दिया। अमेरिका ने अपना वो जेट तैयारा भी भेजा इसके ऊपर अटैक करने के लिए। पाकिस्तान का इससे बड़ा क्या तजर्बा होगा कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ ट्रंप के साथ खाना खा रहा है और ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अब इससे बड़ा इनका क्या तजर्बा होगा कि दोनों साइडों के ऊपर इन्होंने नारे लगवाए हुए हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के। जी कालू साहब, आपको क्या लगता है कि क्या ईरान और अमेरिका का इशू सॉल्व हो सकता है पाकिस्तान के थ्रू? जी, पाकिस्तान का इतना कद काट नहीं है ईरान का जो है वो उसकी मेडिटेशन करवा सके। ये मेडिएटर का रोल पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हमारी इतनी पहुंच नहीं है कि हम इस मसले को इसमें पढ़ सकें। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि अमेरिका के साथ हम जा सकते हैं ईरान के ख़िलाफ़, ये हम बड़ी इजीली कर लेंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि हम दरमियान में पड़े। कोशिश की हुई है हमने, जनरल ज़ियाउल हक साहब हमारे प्रेसिडेंट थे इराक ईरान की जंग में, उन्होंने भी कोशिश की थी कि मैं 1 साल सी करवाऊँ, जंग बंद करवा दूँ, कुछ नहीं बना। परवेज़ मुशर्रफ साहब भी बड़ी कोशिश में थे, और फिर बढ़कर इमरान खान ने भी बड़ी कोशिश की थी कि मैं इनके दरमियान सालसी का किरदार अदा कर सकूँ, लेकिन नहीं हो सका, क्योंकि ये हमारी स्टेक जो है उससे बहुत हाई है इनकी स्टेक, और पाकिस्तान का बस नहीं है कि ये इस मामले में टांग तब अगर हम ईरान को रिप्लेस करके वहाँ पे चीन रख दें तो क्या पाकिस्तान अमेरिका और चीन को लेके चल सकता है? यही खूबी अभी तो कहा राणा साहब ने कि यही तो पाकिस्तान की खूबी है कि दोनों को ही उसने मंडा दिया हुआ है। कोई बात नहीं, चलता है, ये चलता है। पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत तेज़ है, उनको पता है किधर क्या लेना है, किधर क्या देना है, तो दे आर वेरी गुड इन दैट। जी बहुत शुक्रिया हमाद साहब, आपने हमें टाइम दिया, राना साहब आपने भी हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ये सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान की कि इनर सिचुएशन जो है वो काफ़ी अच्छे बिल्डअप हो रही है, लेकिन जो हम ऊपर से चीज़ें देखें वो काफ़ी गर्मा गर्मी में नज़र आ रही हैं। ख्वाजा आसिफ के इस इंटरव्यू के बाद बुरी तरह से पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुतासिर हुई है, बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है पूरी दुनिया में, और उनके जो आंसर्स थे वो खुद ही उन्हीं आंसर्स में फंस चुके हैं। लेकिन अगर अदर साइड हम अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस देखें तो ये एक पॉजिटिव जेस्टर है कि होप्स हो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो इकॉनमी है इसके ऊपर इसके मुस्बत असरात प्रतिब हों। इस तमाम तरह सूरत हाल पर हम बात करते रहेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अल्लाह नेगहबान।